नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई है। आखिर किसने साजिश को रचा? आखिर कौन है इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाशने में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा साफ नजर आ रहा है कि हत्यारों को नफे सिंह राठी के हर मूवमेंट की पूरी खबर थी। काफी पहले से उनको जानकारी थी कि नफे सिंह आखिर किस रूट से जाने वाले थे और कहां पर उन्हें टारगेट करना है, कहां पर जा रहा है। 40 से 50 राउंड फायरिंग नफे सिंह की गाड़ी पर की गई, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस हमले में आईएनएलडी कार्यकर्ता जय किशन की भी मौत हो गई, जो कि उनके साथ ही मौजूद थे, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। और नफे सिंह राठी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में सुपारी किलिंग का शक है। बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से भी जुड़ रहे हैं तार, और पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तो शुरुआती जो जांच है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी किलिंग की बात कही जा रही है। बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से भी तार जुड़े हैं। पुलिस इस पूरे मामले में इन एंगल से छानबीन कर रही है। नफे सिंह राठी हत्याकांड पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, और इसमें 2 गैंग्स को लेकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो नफे सिंह हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन जो सामने आ रहा है, यह आपको हम बताने वाले हैं टीवी9 पर। यह एक्सक्लूसिव खुलासा, सुपारी किलिंग का जो शक है वो जाहिर किया गया है। प्रोफेशनल किलर गैंग से जुड़े हुए हैं तार, और यह कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें सामने आ रहा है। आशंका इस तरफ है, और साथ साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी की तरफ भी पुलिस की शक की सुई घूमी है। संपत्ति विवाद से भी जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, और इस तरफ भी जांच हो रही है। कई दिनों से नफे सिंह राठी को धमकियां मिल रही थी, उनके परिवार की तरफ से कहा गया, और सरकार से और अधिक सुरक्षा की मांग की गई थी। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त बहादुरगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभिजीत, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात कही जा रही है, सुपारी किलिंग की बात कही जा रही है, बावजूद इसके एक परिवार की तरफ से सुरक्षा की भी बात कही गई। ये हुआ कैसे, और पुलिस को इसके शक क्यों है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, और इन 2 जो गिरोह की बात कही जा रही है उनका नाम इससे कैसे जुड़ रहा है? अभिजीत, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभिजीत से संपर्क हमारा कट गया, दोबारा कोशिश करेंगे अभिजीत से संपर्क करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि सुपारी किलिंग हो सकता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात कही जा रही है, पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। सवाल यही है कि इस जांच में किनका नाम सामने आ सकता है। 2 गिरोह जिनको एक तरीके से बहुत ही कुख्यात माना जाता है, उनका नाम तो सामने आया ही है, लेकिन इसको लेकर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। और देखिए, नफे सिंह हत्याकांड पर झज्जर पुलिस का खुलासा हुआ है। 4 हमलावरों की पहचान हो चुकी है। सीआईए, एसटीएफ मामले की जांच में जुटी है। तो 4 हमलावरों की पहचान भी पुलिस ने की है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से यह बात कही गई है कि जो शूटर्स थे उनकी हमने पहचान की, और इसमें 4 लोगों की पहचान, 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है नफे सिंह हत्याकांड में। आइए सुनते हैं क्या कहना है पुलिस का। ये बरही गेट पे जो वारदात हुई है उसमें जिला पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं, और शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस मामले को वर्कआउट कर लेंगे। अभी देखिए, सारा जांच में लगा हुआ है, और पूरा आगे जैसे जैसे अनुसंधान आएगा तो उस विषय में आपको बता दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नफे सिंह राठी आखिर कौन थे, उनका सियासी खत क्या था, यह आपको बता दें। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ यह भी आपको बता दें कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। हरियाणा की वो विधायक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक बार रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव भी नफे सिंह राठी ने लड़ा था। भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय स्टाइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे नफे सिंह राठी। 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रहे थे। तो कैसे हुई नफे सिंह राठी की हत्या, यह जानकारी भी आपको बता रहे। नफे सिंह और कार्यकर्ता जो उनके साथ मौजूद थे जय किशन, उन पर गोलियां चलाई गई। अस्पताल दोनों को ले जाया गया काफी गंभीर हालत में, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित किया।
ये तस्वीर भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं जिस फॉर्च्यूनर में सवार थे नफे सिंह और उनके साथ उनके सहयोगी, दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी गोली लगी है जो उनके साथ मौजूद थे उनकी कार में, और दोनों की हालत इस वक्त काफी नाजुक बताई जा रही है। और इस हत्याकांड को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था संभालने में सरकार की विफलता बताया है, तो सरकार हर जरूरी एक्शन की बात कह रही है। तो सरकार के ऊपर देखिए अब आरोप भी लगने लगे इस पूरे मामले में। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे, लेकिन देखिए बयान आया है कहां से। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संभालने में सरकार विफल रही है और जिसका यह नतीजा है। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। और देखिए बहादुरगढ़ में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अभिजीत ठाकुर बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्योंकि सीआईए और एसटीएफ की जांच इस पूरे मामले में तुरंत शुरू कर दी गई है, अभी तक की जांच में क्या खुलासा हो रहा है, क्या बातें सामने आ रही है? देखिए अभी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है मामले की और कुछ निजी दुश्मनी और पहले के कुछ जो आपसी विवाद होते हैं वो भी कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो अपडेट है अभी तक की वो ये है कि देर रात जो है मृतक नफे सिंह राठी, उनका शव और उनके जो एक बॉडीगार्ड मारे गए हैं उनका शव जो है वो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में होना है। यहाँ पर लोग भी, उनके परिवार के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर उनके शव को रखा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करे और अलग अलग एजेंसियां भी इसके पीछे लगा दी गई हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि शक के आधार पर इसमें काला जठेड़ी गैंग की बात करें या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी बात कही जा रही है। तो अभी तक का यही अपडेट है और बहादुरगढ़ में इतनी बड़ी घटना ने तो तमाम लोगों को यहाँ पर जो है वो हिला के रख दिया कि कैसे इस तरीके से सरेराह जो है वो हत्या की वारदात को, इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जी, तो नफे सिंह राठी की कार पर जिस रेलवे क्रॉसिंग के पास फायरिंग की गई है, वहां से टीवी9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि नफे सिंह राठी के हत्याकांड के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हो सकते हैं। और ठीक नफे सिंह ड्राइविंग सीट के बराबर में जहां बैठे हुए थे उनकी तरफ जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक तकरीबन 40 राउंड फायरिंग नफे सिंह की गाड़ी पर की जाती है। नफे सिंह को 3 से 4 गोलियां लगी हैं, बताया जाता है उनकी गर्दन पे और साथ ही उनके गले में गोलियां लगी। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि नफे सिंह का एक प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था जिसको लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। तो पुलिस उस एंगल से भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और साथ ही जो काला जठेड़ी है उसका भी नाम सामने आ रहा है। वहीं आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का आरोप यह है कि नफे सिंह को कई महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और इसको लेकर उन्होंने हरियाणा पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन मदद नहीं मिली। अभय सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार नफे सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही। ऐसे में प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है तो सुरक्षा की जरूरत है, तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। नफे सिंह के बेटे का आरोप है कि उनके पिता ने सीएम खट्टर से मिलकर कई बार जान को खतरा बताकर सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। देखिए 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और नफे सिंह की हत्या पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नफे सिंह के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अनिल विज ने एसटीएफ जांच कराने की बात कही है। बड़ी दुखद घटना है और मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इस पर। और वहीं पीएम मोदी आज टेक्सटाइल सेक्टर का महाकुंभ भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये जो टैक्स है वो 29 फरवरी तक चलेगा। पीएम मोदी आज देश में आयोजित अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में होने जा रहे इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। टैक्स पीएम मोदी के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए टेक्सटाइल वैल्यू चेन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके जरिए ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश करने की कोशिश है। आयोजन का मकसद व्यापार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देना है। 4 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी शामिल है। और अब देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। पीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम का आगाज करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 550 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत स्टेशन में रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम 1500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये ओवरब्रिज और अंडरपास कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। ये समारोह 2000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थलों पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 के वार्षिक कार्यक्रम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है और आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। आज रात 8 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी टीवी9 के मंच पर आएंगे और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में मुख्य भाषण देंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी देश के वर्तमान हालात, आगामी लोकसभा चुनाव, विपक्ष और बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बात रख सकते हैं। साथ ही वो ये भी बता सकते हैं कि उनकी सरकार की योजनाओं से महिलाओं और निचले तबके के जीवन स्तर पर कितना बदलाव आया है। पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प की बात रख सकते हैं। टीवी9 नेटवर्क की ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप है, जो विश्व में भारत की बढ़ती साख पर आधारित है। और टीवी9 नेटवर्क के 3 दिवसीय कॉन्क्लेव व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में देश और दुनिया की जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं, जो वैश्विक और बुनियादी मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही समाधान और सुझाव भी दे रहे हैं। कल कॉन्क्लेव के पहले दिन की शुरुआत टीवी9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ वरुण दास के संबोधन से हुई। I must mention that this evening is going to be special. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी बात रखी। आज का भारत अपने कर्म कर रहा है, फल अपने आप मिल रहे हैं। कॉन्क्लेव के पहले दिन कल खेल और कला जगत की प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुई। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने ब्रांड इंडिया पर अपनी बात रखी। नई दिल्ली में चल रही इस ग्लोबल समिट में राजनीति के साथ गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ, कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां और जोर पकड़ रही हैं। संकल्प पत्र सुझाव अभियान का आगाज आज से हो रहा है। जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री की गारंटी रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी के तहत बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे नड्डा अभियान का शुभारंभ करेंगे। नड्डा कह चुके हैं कि लोगों के सुझाव फिर सरकार बनने पर कार्य करने का लक्ष्य बताया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पार्टी नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी की जीत के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हैं। और दमन के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। शाह आज यहां कई कार्यक्रमों में शामिल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दमन और दीव दौरे पर हैं। दमन के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल ने एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री यहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। गृह मंत्री दमन में आज करीब 11 बजे गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक मिरासोल रिसोर्ट में होगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह शाम करीब 4 बजे सिलवासा के सैली इलाके में लाभार्थी सम्मेलन और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देश में कौरव और पांडवों की एंट्री भी हो गई है। किसने की ये एंट्री, जानने के लिए आप देखिए रिपोर्ट। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में विपक्षी गठबंधन की तुलना कौरवों से की। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ बीजेपी के देशभक्तों की टोली तो दूसरी तरफ परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा है। आज दो खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में दो खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कहा कि पीएम ने देश के कई नासूरों को खत्म किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल में हमारे देश का लोकतंत्र, चार, नासूर, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासूरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर के व्याजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी या फिर बंद होगी? हाईकोर्ट आज इसे लेकर अहम फैसला सुनाने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुबह 10 बजे व्यस्त तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपीलों पर सुनाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद समिति की ओर से वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद व्यस्त तहखाने में पूजा की इजाजत को चुनौती दी गई थी। और हेमा मालिनी ने एक बार फिर मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब मथुरा की बारी। हेमा मालिनी ने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों में 70 सालों के काम हो गए हैं। राम मंदिर निर्माण की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तो वो काम भी पूरे कर दिए जो 500 सालों में नहीं हुए थे। पहले ये लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर कहाँ बनने वाला है, तो विपक्ष के लोग हमेशा बोलते रहे कि ऐसे सिर्फ बातें करते नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी रखा और उसका लोकार्पण भी किया। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तो मथुरा की तो बारी है ही। दिल्ली में कल संसद का आयोजन हुआ और इसमें सरकार और कोर्ट से कृष्ण जन्मभूमि मामले पर बहुत जल्द सुनवाई करके कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग को रखा गया। तस्वीरें दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की हैं, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे। ठाकुर देवकी नंदन ने संत संसद का आयोजन किया था, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी प्राची जैसे बड़े चेहरे भी नजर आए। अन्य पार्टी के लोग, आपसे भी आग्रह, मोदी जी ने अब एक राम मंदिर बनवा के दिया है, तुम्हें अभी भी अवसर है, मथुरा कृष्ण भूमि का निर्माण तुम करवा दो, हम तुम्हारे प्रवक्ता बन जाएंगे। और तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने मुंबई में एक जनसभा के दौरान कई भड़काऊ बयान दिए। पुलिस से जनसभा की इजाजत नहीं मिलने पर टी राजा ने कोर्ट से जनसभा की अनुमति ली। तस्वीरें मुंबई से सेंट मीरा भाईंदर इलाके की हैं। टी राजा को कोर्ट ने भड़काऊ बयान न देने की शर्त पर जनसभा की इजाजत दी थी, लेकिन उन्होंने यहां कई विवादित बयान दिए। संसद में नारेबाजी को लेकर ओवैसी पर भी हमला बोला। अरे तुझे प्रेसिडेंट किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है वो।
अरे तो भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माँ की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता, अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने से रोक दिया और इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य धरने पर बैठ गए। तस्वीरें साउथ 24 परगना के भोजेरहाट की हैं, जहां फैक्ट फाइंडिंग टीम को धारा 144 लागू होने का हवाला देकर संदेश खाली जाने से रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गलत काम कर रही है, हमारे नाम से सड़क रोक रही है, एम्बुलेंस रोक रही है और दुनिया को तकलीफ दे रही है। और जहां संदेश खाली में विक्टिम्स हैं, जिनको इतनी तकलीफ उनने सही है, उनकी बात हमारे सामने तक नहीं आने दे रही है। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। और फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने से रोकने पर बीजेपी ने ममता सरकार से सवाल किया कि वो कौन सा सच छिपाना चाहती। संदेश खाली में यौन शोषण को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। महिलाएं आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग पर अड़ी हैं। बढ़ते तनाव के बीच मंत्री पार्थ भौमिक और सुजीत बोस ने संदेश खाली का दौरा किया। हम लोग ग्रामवासी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको कोई कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग प्रॉब्लम जो लोग लिख के दिया हम लोग लिया है। और तृणमूल कांग्रेस किस बात से घबरा रही है? कौन सा ऐसा सत्य है जो उनको लगता है कि बाहर निकलेगी तो बहुत उनके लिए बुरा होगा? और क्या वो मानते हैं कि वो सत्य को छुपा पाएंगे? इधर आज अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहा है। खबर आप देखिए। आज सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार करेंगे। प्रदर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा, तो हमने भी पूरे देश भर में देश भर के लोगों को, किसान मजदूर को आह्वान किया, आप हर गांव हर गली कूचों में आप लाइए, उसके WTO उसके ऊपर लिखिए, पराली कुछ भी ले लीजिए, WTO लिखिए और कारपोरेट घराने लिखिए और अर्थीदान कीजिए। खनौरी और शंभू बॉर्डर के साथ साथ पंजाब हरियाणा के सभी गाँव में भी किसानों ने WTO का पुतला दहन का ऐलान किया है। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और रोडवेज बस में टक्कर, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 मजदूरों की मौत, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।